हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 22 फरवरी 2024 को 12th हिंदी का पेपर देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखें। अगर आप लोग इस तरह 22 फरवरी को हिंदी की कॉपी लिखोगे जैसा मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपको 100 में 100 पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। एग्जामिनर आपका आधा नंबर भी नहीं काट सकता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर आप हिंदी के जो टॉपर है उनकी कॉपी लेकर आइए कि आखिर वो कॉपी कैसे लिखते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 12th हिंदी की पूरी कॉपी लिखना सिखाऊंगा। अगर आप सेम टू सेम ऐसे 22 फरवरी को लिखकर आएंगे तो 100 में 99 या 100 में 100 लेकर आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पूरी कॉपी मैं इस वीडियो में लिखकर आपको बताऊंगा। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, कैसे आपको कॉपी को भरना है, जो आपका डिटेल होता है, कैसे आपको पूरी कॉपी लिखनी है। देखिए मैंने एक पेपर ले रखा है क्लास 12 का, इस पूरे पेपर को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोग देख सकते हैं, देखिए नीचे देखिए, ये आपका सबसे पहला पेज। जब आप जाएंगे 12th हिंदी की कॉपी लिखने, यानी कि 12th हिंदी का पेपर देने, तो सबसे पहला इंटरफेस कॉपी का ऐसे ही रहेगा, जिसमें आपको अपना डिटेल भरना होगा। इसके बाद में देखिए हमने पूरी कॉपी इसमें लिखा रखी है। आप लोग देख सकते हैं नीचे कितने अच्छे से स्टूडेंट ने लिखा है। अगर इस तरह से लिखोगे भैया, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। मैं आधा नंबर भी कह सकता हूं कि नहीं काट सकता एग्जामिनर, ठीक है। देखिए पूरी कॉपी, कुछ भी इसमें नहीं छोड़ा है स्टूडेंट ने, ये पूरी कॉपी लिखा है। अगर ऐसे लिख कर आओगे, समझ लीजिए 100 में 99 या 100 में 100 लेकर आओगे। देखिए पूरी कॉपी यहां पे लिखा गया है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व कराया है, यानी कि पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी है ये, और कॉपी कैसे लिखें वो भी इसमें बताया गया है। तो ऐसे एग्जामिनर आपको दे देगा 100 बाई 100, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। देखिए सबसे पहले जब आपको कॉपी मिलेगी, इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही और सब्जेक्ट की कॉपी लिखना मैं आपको बता सकूं। देखिए सबसे पहले जब आपको मिलेगा कॉपी, तो आप लोगों को सबसे पहले अपना डिटेल भरना होता है। यहां पे देखिए अभी मैं पूरी कॉपी लिखना भी सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यानी कि अपना रोल नंबर भरना होगा अंकों में। तो देखिए जैसे मान लीजिए मेरा रोल नंबर है 2154613117, ठीक है। तो आपको ऐसे अंकों में पहले लिख देना है, ठीक है। देखिए ये मैं डेमो के लिए बता रहा हूं, आपका रोल नंबर तो दूसरा होगा। ऐसा ना हो कि आप जाकर यही रोल नंबर भर दें, ऐसा नहीं है। जो आपका रोल नंबर है वो आप भरेंगे, ठीक है। फिर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में आपको लिखना है। देखिए ऐसे लिख दीजिएगा 2154613117, ऐसे आपको लिख देना। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इस तरह नहीं लिख सकते। देखिए इकाई द्वय सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 21 करोड़ 54,61,317, ऐसा नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं, बट ये बेटर तरीका है। 2154613117 का इस तरह लिखना, ठीक है, सेम टू सेम। विषय मान लीजिए आपका सामान्य हिंदी है, ठीक है। अगर हिंदी वाले हैं तो केवल हिंदी डालेंगे, जो आर्ट वाले हैं, और जो सामान्य हिंदी वाले सामान्य हिंदी डालेंगे। फिर प्रश्न पत्र में आपको केवल प्रश्न पत्र लिखना है, ठीक है। फिर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी कि आपको पेपर कोड दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका पेपर है, तो इधर साइड में कोड लिखा रहेगा, ठीक है। वो पेपर कोड यहां पे आपको डाल देना है। परीक्षा का दिन मान लीजिए बृहस्पतिवार है, तो हमने बृहस्पतिवार डाल दिया। परीक्षा की तिथि एवं पाली, देखिए परीक्षा की तिथि है 22/2/2024, 22 फरवरी को हमारा पेपर है, तो हमने 22/2/2024 डाल दिया। पाली आपका सेकेंड रहेगा, सेकेंड लिख दीजिएगा, ठीक है। केंद्र का नाम, जैसे मान लीजिए आपका सरस्वती इंटर कॉलेज गोंडा है, तो आप इसको ऐसे डाल देंगे। जो जहां आपका सेंटर गया है वो आपको यहां पे डालना होगा। तो ये तो हो गई कॉपी, आपको पहले भरनी है। फिर आप क्या कीजिएगा, कॉपी लीजिएगा, उसमें आप लोग लाइनिंग साइड साइड में कर दीजिएगा। फिर हम सॉल्व करेंगे, पूरी कॉपी लिखेंगे और इस बार 100 में 100 लाएंगे। ऐसे लिख कर आओगे, यकीन मानो फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉपी लिखना। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसे आपको सामने पेपर रखना है। पहले तो आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। देखिए कक्षा 12 सामान्य हिंदी 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। पहले आपको पेपर 15 मिनट खूब ध्यान से पढ़ना है। फिर हमें क्या करना है, पेपर को सॉल्व करने बैठ जाना है। पहले पेपर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए ही दिए जाते हैं। आपका हिंदी का पेपर 2 खंडों में होगा, खंड का और खंड खा में। खंड का सबसे पहले जब आप कॉपी लिखने चले, तो आपको खंड का हेडिंग डालना है, जैसे यहां पे डाला गया है
खंड का, ठीक है। ऐसे खूब सुंदर हेडिंग डालिएगा। पूरी कॉपी में सिखाऊंगा, कोई स्टूडेंट इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाएगा, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हम लाइनिंग दोनों तरफ करें या एक ही तरफ करें, यहाँ पे दोनों तरफ है, लेकिन आप एक ही तरफ कीजिएगा, वो बेटर रहेगा, ठीक है। लाइनिंग एक ही तरफ रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बच्चे ने थोड़ी गलती की है तो आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि लाइनिंग एक ही तरफ रखिएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 का हम आंसर लिखने जा रहे हैं, तो ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक है। ऐसे हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले आपके हिंदी के पेपर में रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ऐसे लिखोगे भैया 1 नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। बस आपको पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना। देखिए प्रश्न नंबर 1 का क्या है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है बताइए, तो संपूर्णानंद जी हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 हमने डाला, इसका का कौन सा चाहिए, दूसरा ऑप्शन चाहिए संपूर्णानंद, तो हमने का सेकंड लिख दिया संपूर्णानंद। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, का लिखते हैं सिर्फ सेकंड लिख देते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। अब जो सेकंड ऑप्शन सही है उसका नाम भी लिख दीजिएगा, जैसे संपूर्णानंद सही है ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसे खा देखिए, लल्लू लाल की रचना है, इन चारों में से कौन सी लल्लू लाल की रचना है, तो प्रेम सागर है, तो इसका भी दूसरा चाहिए, तो खा का भी दूसरा चाहिए प्रेम सागर। ऐसे ही आपको आंसर लिखना होता है। क्वेश्चन तो बिल्कुल मत उतारिएगा, वो मूर्खता वाला काम है, ठीक है, कभी मत कीजिएगा ये। गा देखिए पर्दा कहानी के लेखक कौन है, यशपाल जी है, चौथा सही है, तो गा का चौथा सही है यशपाल, ऐसे लिख देना है, कुछ नहीं है। घा है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, विष्णु प्रभाकर, फर्स्ट सही है, तो घा का फर्स्ट सही है, विष्णु प्रभाकर लिख दो, कुछ नहीं है। अंगा नंबर है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा सही है, तो हम ऐसे अंगा का चौथा लिख देंगे। ये 5 नंबर कंप्लीट हिंदी गद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न का ये 5 नंबर बिल्कुल कंप्लीट है। इसमें एग्जामिनर क्या काटेगा, आधा नंबर भी, 1/2 नंबर भी नहीं काट सकता एग्जामिनर, ठीक है। तो ऐसे जाकर आंसर छाप दीजिएगा। आंसर आपको पहले खंड का डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, का कौन सा चाहिए, खा का गा का, ऐसे आपको लिख देना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का प्रश्नोत्तर संख्या 1 का खा, ऐसे लिखने से क्या फायदा, टाइम वेस्ट ही होगा। अगर आपको आंसर पता है आप ऐसे लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें आप ज्यादा टेक्स्ट लिखेंगे, आपको 3 घंटे 15 मिनट में पूरा पेपर देना होता है। आप ऐसे लिखिए ताकि आपका पूरा पेपर मैनेज हो जाए, नहीं तो आप बढ़िया आराम से धीरे धीरे लिखें, फिर लास्ट में पता चले आपका निबंध छूट गया। अक्सर मैंने देखा स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर मेरा निबंध छूट गया, क्यों छूट गया, आपको अपनी समय सीमा के अंदर ही कार्य करना है और ये देखकर चलना है मैं कितने समय में कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं। तो ये हमारा 5 नंबर कंप्लीट। प्रश्न नंबर 2, अब भैया ये दूसरा भी बहुविकल्पीय प्रश्न है हिंदी पद्य साहित्य का, तो इसका भी आंसर लिखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 का है, कामायनी किस युग की रचना है भैया, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के हैं, तो ये छायावादी युग सही होगा दूसरा। तो पहले तो हमें प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालना है, फिर का सेकंड सही है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 फिर का हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। खा देखिए, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का, इसमें से कौन से कवि हैं जो प्रगतिवादी युग के हैं, रामधारी सिंह दिनकर, चौथा सही है, तो खा का चौथा रामधारी सिंह दिनकर। ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल ऐसे लिखना जैसे मैं बता रहा हूं, फुल में फुल मार्क्स आपको मिलेगा, 1 नंबर भी एग्जामिनर नहीं काट सकता, ठीक है। गा वाला देखिए, गा वाला है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ, तार सप्तक में ता और आता है 43 में हुआ भैया, 43 में भी ता और आता है, ट्रिक है, तो सेकंड ऑप्शन सही है 1943। इसके बाद में घा वाला देखिए, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी रचना है जो द्विवेदी युग की नहीं है भैया, कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की है और ये छायावादी युग की रचना है, तो ये द्विवेदी युग की नहीं है, चौथा सही होगा कामायनी, घा का चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अंगा नंबर देखिए, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की किस शाखा से, देखिए एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है, ठीक है। तो किस शाखा से है, आपके पास 4 ऑप्शन है, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा, तो भैया ये कृष्ण भक्ति शाखा से है, जो चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा कृष्ण भक्ति शाखा, क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे कृष्ण भक्ति शाखा, कटिंग बिल्कुल आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। कृष्ण भक्ति शाखा से, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अंगा का चौथा सही है कृष्ण भक्ति शाखा से, ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। तो स्टूडेंट 10 नंबर हमने कंप्लीट कर दिया। अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं भैया, ये गद्यांश है आपका, हिंदी का महत्वपूर्ण गद्यांश
10 नंबर का आता है। ये बहुत इजी होता है। क्यों इजी होता है? देखो, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये गद्यांश दिया गया है। देखिए, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। मतलब ये आपको दिया गया। इसके नीचे 1 2 3 4 5 करके देखिए 5 क्वेश्चन दिए गए। एक एक क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर, टोटल 5 क्वेश्चन है, 10 नंबर आपको दिया जाएगा। ये कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो अथवा लगा है। देखो कितना इजी है, अथवा लगा है। ये अशोक के फूल चैप्टर का दे दिया गया आपको। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कि हम तीसरे का ये वाला करना चाहते हैं। ठीक है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, तो इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। जैसे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगर आपको पता है कि ये किस चैप्टर का है, किस पार्ट का है, इसके लेखक कौन है, तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। बिल्कुल हलवा है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और दूसरा है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो देखिए लिखा है इसमें, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती है, क्योंकि इनकी कोख में अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं। तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो जिनके नीचे रेखाएं, इतने का अपनी भाषा में व्याख्या करना। लिख दीजिए थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ाकर, कोई जरूरी नहीं है आप किताबी भाषा लिखिए। ऐसा बिल्कुल अपने अंदर वहम मत रखिएगा कि जैसा बुक में लिखा है वैसे ही लिखिए। आप अपनी तरफ से लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर का आता है। चौथा है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो देखिए लिखा है, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। सबका आंसर इसी में मिल जाएगा गद्यांश में। कितना इजी है आप खुद ही सोच सकते हैं। क्यों डरते हैं आप हिंदी से? कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो हिंदी को कहते हैं सर हार्ड है। अरे हिंदी ही आपको नहीं पता अपनी, ठीक है, तो क्या पता है। 5वां है भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है। बस हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कर रहे हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 पहले डालेंगे। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 3, फिर हमने क्या करना है, धरती माता करके डॉट डॉट करके ये आवश्यक है, ऐसे लिख देंगे। धरती माता डॉट डॉट करके आवश्यक है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने ये वाला किया कि ये वाला किया। ठीक है, तो ये वाला आपने किया तो धरती माता डॉट डॉट करके लिख देंगे, तो उसको पता चल जाएगा कि आपने यही किया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहले आप बताइए कि ये किस पार्ट से, इसके लेखक कौन है। तो ऐसे हम लिखेंगे फर्स्ट, संदर्भ फर्स्ट करके लिखिएगा, ये 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। देखिए ऐसे संदर्भ लिख दोगे 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। फर्स्ट वाला हमने कर दिया। ठीक है, दूसरा देखिए, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो देखिए उसमें लिखा हुआ है। दूसरा देखिए, धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि धरती माता की कोख में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियां यानी कि वस्तुएं भरी हुई हैं। हमारे धरती माता के अंदर बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं, निधियां भरी हुई हैं। आप देखते हैं धरती माता से ही बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, उसकी खुदाई से, खनन से बहुत सारी कीमती वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं। तो इनके अंदर बहुत सारी अमूल्य निधियां भरी है, इसलिए ये वसुंधरा कहलाती है, वस्तुओं को धारण करने वाली। देखिए 4 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। ऐसे तीसरा हम लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब यहां से यहां तक का आपको अपनी भाषा में व्याख्या करना है। देखते हैं, तो चलिए कर देते हैं। देखिए ऐसे तीसरा हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा यानी कि वसुओं को धारण करने वाली भी है। देखिए इसको थोड़ा मैंने चेंज करके लिख दिया, बस 2 नंबर कंप्लीट। क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, तीसरा देखिए। चौथा, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो देखिए पृथ्वी की देह को इस पर दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर असंख्य प्रकार की मिट्टियों से सजाया है। देखिए दिया गया है, देखिए लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, ध्यान से समझते चलिए। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो ये देखिए लास्ट में आंसर दिया है, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें इन सब की जांच पड़ताल करना चाहिए। बस 5 का आंसर हमने दे दिया, ये 10 नंबर कंप्लीट। 10 नंबर ये हमारा कंप्लीट। क्या है, कुछ नहीं है इसमें। ऐसे ही डरिए मत, किसी से मत डरिए, आप खुद में टॉपर हैं और आप जो कर सकते हो कोई नहीं कर सकता, मैं बार बार कहता हूं। तो ये सारी चीजें बहुत इजी हैं। वैसे ही आपका 30 नंबर क्लियर। ऐसे ही पद्यांश हमारा आता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ध्यान से समझिए इसको। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वहां पर गद्यांश था, यहाँ पे पद्यांश है हिंदी पद से 10 नंबर का। ये भी इसमें भी वही है, आपको एक पद्यांश दिया गया, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए, उसका आंसर दीजिए, ले जाइए 10 नंबर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी
2 पद्यांश दिए जाएंगे, याद रखिएगा, मतलब ऑप्शनल रहेगा, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं जो आपको पता है। ठीक है, जैसे देखिए एक आपका तो ये हो गया, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही पुत्र स्वयं भी खूं, ठहरे मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं। ये कई का अनुताप चैप्टर का है और इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो ये आपको इसमें है कि उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए भैया, लिख दीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भर अनुताप न करने पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार, पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये आपको दिया गया। अथवा करके ये दूसरा वाला भी दिया गया, देखिए अथवा है और एक और पद्यांश दिया गया। देखिए लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना को ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वाह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओर कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक लाना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। बस ये हमारा पवन दूतिका चैप्टर से है, इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। हम इसी को चलिए कर देते हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालेंगे और लज्जाशील करके डॉट डॉट करके इसको डालेंगे। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इतने तक का व्याख्या करना है आपको। राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है। ठीक है, आगे देखिए, होठों की ओर कमल मुख में अलंकार बताइए और जलद और कृषक लाना का अर्थ बताइए। देखिए लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, राधा जी जो है पवन से कहती हैं कि अगर कोई लज्जाशील महिला आपको दिखाई देती है तो होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, तो तुम इतने तेजी से मत बहना, पवन वायु है। ठीक है, कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाएं, जो थोड़ी सी श्रमिक हो गोद ले श्रांति खोना, अगर वो थोड़ी सी थकी हुई दिखे तो उसे अपनी गोद में ले लेना, उसको चारों तरफ से घेर देना, होठों की ओर कमल मुख की म्लानताएं मिटाना और उसके कमल सदृश ओठ को प्रफुल्लित कर देना। ठीक है, कोई क्लांता कृषक लाना खेत में जो दिखावे, अगर कोई किसान की स्त्री तुझे खेत में दिखाई देती है, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, तो अगर धूप होगा तो जाकर किसी बादल को उसके सामने ले आना ताकि धूप चले जाए, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना और धीरे धीरे उसकी परेशानियों को मिटा देना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को और उसको छाया द्वारा सुखित कर देना, यही कह रही है। ठीक है, मतलब वो राधा जी। तो देखिए ऐसे हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4। फिर हम ये वाला कर रहे हैं तो लज्जाशील पथिक डॉट डॉट करके भूतांगना को, लज्जाशील डॉट डॉट भूतांगना को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, किस पाठ से इसके कवि कौन है। तो देखिए संदर्भ हेडिंग डालेंगे फर्स्ट करके, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। मतलब ध्यान रखिए कि जब आप कवि का नाम और पाठ का नाम लिखेंगे भैया तो थोड़ा सा कवि और पाठ का नाम ब्लैक कलर से थोड़ा लिखिएगा, हो सके तो अंडरलाइन भी कर दीजिएगा, अगर हो सके तो ऐसे लिखोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। दूसरा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओर कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, इसकी व्याख्या करनी है तो ऐसे लिखेंगे। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, हे पवन यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने बेग से ना बहना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाएं और उसका शरीर उभर जाए, यदि वो थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि उसके सूखे होठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो सके। बस हो गया, चैप्टर पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे इसको। ठीक है, बस हो गया, ऐसे करना है। अभी क्वेश्चन और है तीसरा, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में कहती हैं कि अगर कहीं वो दिखाई दे तो उसे वस्त्रहीन मत करना और उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को मिटा देना, यही कहना चाहती हैं। चौथा, होठों की यो कमल मुख में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जा रहा है। पांचवा देखिए, जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए, तो जलद का अर्थ बादल होता है और कृषक ललना का अर्थ होता है किसान की स्त्री। बस हो गया, ये भी हो गया, 10 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, हमने पांचों का आंसर दे दिया और ये देखिए 5 × 2 = 10 नंबर हमारा क्लियर यहाँ पे हो चुका है। तो हमने अब तक 30 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बहुविकल्पीय 10, गद्यांश पद्यांश 20, यानी कि 30 नंबर। आते हैं साहित्यिक परिचय पर, जीवन परिचय जो आपका होता है। ठीक है, इसको देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है ये लेखकों का साहित्यिक परिचय। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मतलब आपको 3 लेखक दिए जाएंगे भैया, तीनों में से जिस लेखक का आपको जीवन परिचय साहित्यिक परिचय पता है
लिख दीजिए 80 शब्दों में, 80 शब्दों में आपको लिखना है मैक्सिमम। और 5 नंबर का ये रहेगा, कौन सा पता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी का जानते हैं, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल का जानते हैं? किसका आपको पता है जीवन परिचय? हमें पता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो हम पहले प्रश्नोत्तर संख्या 5 डालेंगे, इस 5 का का डालेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का का, क्योंकि ये देखिए 5 का है, ठीक है। अब आप कौन सा लिख रहे हैं? हम फर्स्ट वाला लिख रहे हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए फर्स्ट लिख रहे हैं हम, तो फर्स्ट लिखकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हेडिंग डालेंगे। जब भी आप चाहे 12th में, देखिए 12th वालों की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा मत सोचिए कि साहित्यिक परिचय पूछा गया तो हम केवल साहित्यिक परिचय लिखें, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं। अगर आप केवल साहित्यिक परिचय लिखकर उनकी रचनाओं को लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर एक छोटा सा जीवन परिचय लिख देंगे, तब साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो 4 चांद लग जाएगा, ठीक है। देखिए पहले जीवन परिचय एक छोटा सा लिखेंगे, इनका जन्म और इनकी मृत्यु, ज्यादा कुछ मत लिखिएगा क्योंकि साहित्यिक परिचय मेन होता है। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती था। 18 मई सन 1979 को हिंदी का यह महान पुत्र पंचत्व में लीन हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बस इतना सा लिख दीजिएगा, छोटा मोटा, ठीक है। मेन हमारा है साहित्यिक परिचय। देखिए ये अभी आगे और लिखना है साहित्यिक परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। मतलब साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना होता है कि हिंदी साहित्य में इनका परिचय कैसा है, किस किस क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। कई विभागों के अध्यक्ष एवं प्रमुख भी रहे, ठीक है। ये इनका साहित्यिक परिचय हो जाएगा। अब कृतियां, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर कृतियां क्या है? रचनाएं तो जानते हैं, दोनों सेम ही है, चाहे आप कृतियां बोलिए या फिर रचनाएं बोलिए, दैट्स द सेम। और एक चीज और याद रखिएगा, आपको जब कॉपी लिखें सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना, ऐसा नहीं कि लाल हरा नीला काला, लाल हरा पीला ये सब मत यूज कीजिएगा, व्हाइटनर का यूज बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। तो कृतियां यानी कि रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। निबंध संग्रह, ऐसे हेडिंग डाल के लिखेंगे बेटर रहेगा। निबंध संग्रह में इन्होंने अशोक के फूल तो आपके 12th में है ही, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, ये इनके निबंध है। आलोचना साहित्य में इन्होंने सूरदास, कालिदास की लालित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ये इनकी आलोचना है। इतिहास में इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य, इन रचनाओं को किया। उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, ये इनके उपन्यास है। ये जरूर याद कर लीजिएगा रचनाएं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है। अभी देखिए पूछा गया था बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हो गया, तो एक तीर से डबल निशाना। तो ऐसे लिखोगे भैया जीवन परिचय, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। 1 नंबर छोड़ो, आधा नंबर भी एग्जामिनर नहीं काटेगा। चलिए आगे देखते हैं कवि का जीवन परिचय। अब देखिए थोड़ा सा और है इसमें रचनाओं में। संपादन में इन्होंने नाथ सिद्धों की वानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, ये इनकी संपादन है। अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि, ठीक है। ये है, तो आपको 80 शब्दों में लिखना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, 80 शब्दों में, इससे बहुत ज्यादा ना करें और कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उसको भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा खा है, 5वें का खा। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। अब कवि आगे, लेखक है भैया तो कवि भी आएंगे, किसी से पीछे ये भी नहीं है। 5 नंबर का ये भी शब्द सीमा 80। आपको 3 कवि भी दिए रहेंगे, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, जिसका पता है उसका आप लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये 5 नंबर का खा है आपका क्वेश्चन। तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा, ऐसे हम हेडिंग डालेंगे, ठीक है। फिर हम लिख रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर का, हमें भैया रामधारी सिंह दिनकर का पता है, तो ऐसे रामधारी सिंह दिनकर लिखेंगे हेडिंग। फिर हम जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। दिनकर जी का स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास में हुआ, यानी कि चेन्नई में हो गया। बस इतना सा लिख दीजिए। साहित्यिक परिचय पर इनके ध्यान देना भाई, साहित्यिक परिचय इंपॉर्टेंट है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर काल एवं प्रगतिवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। दिनकर जी ने राष्ट्र प्रेम, लोक प्रेम आदि विभिन्न विषयों पर काव्य रचना की। इन्होंने सामाजिक और आर्थिक असमानता तथा शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में इन्होंने
अब देखिए, ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं की ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उनकी रचना उर्वशी की कहानी मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, इनका साहित्यिक परिचय हो गया। कृतियां देखिए, रचनाएं दिनकर जी की कृतियां निम्न है। काव्य रचनाओं में इन्होंने रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं दी। खंड काव्य में रश्मि रथी, ठीक है, शायद आपके हिंदी में हो किसी किसी के। कविता संग्रह में इन्होंने रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, स्मृत तिलक, हारे को हरिनाम, ये इनकी कविता संग्रह है। बाल साहित्य में इन्होंने धूप छां, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, ये इनकी बाल साहित्य रचनाएं हैं। तो इस तरह से आपको रामधारी सिंह दिनकर जी का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को लिखना है। 5 नंबर कंप्लीट। ठीक है, 6 नंबर देखिए क्या है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर का रहेगा। शब्द सीमा 80, नहीं पता तो अथवा लगा है। ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। मतलब आपको तीनों में से कोई एक ही करना, चाहे बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखें, चाहे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखें, या फिर ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु लिखें। बहुत इजी पेपर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए जो हमको पता है उसको लिखते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमें इसमें क्या लिखना है, जैसे हमें मान लीजिए बहादुर कहानी का उद्देश्य पता है। ठीक है, जैसे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बहादुर कहानी का उद्देश्य, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, या फिर ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु। कथा वस्तु का मतलब इसका सारांश। ठीक है, तो हमें बहादुर कहानी का उद्देश्य पता है मान लीजिए, तो हम प्रश्नोत्तर संख्या 6 हेडिंग डालेंगे। ऐसे देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 6 हमने डाला, फिर हम लिखेंगे बहादुर कहानी का उद्देश्य। ऐसे लिखकर हम इनका जो उद्देश्य है उसको लिख देंगे। देखिए, आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद की कहानी कला को अक्षुण्य रखने वाले कलाकारों में अमरकांत अग्रणी हैं। इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी मध्य वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में परी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। वो स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बहादुर कहानी, पंचलाइट कहानी का सारांश 5 नंबर। मतलब आपको देखिए, बहादुर और पंचलाइट कहानी पढ़ लेंगे, ये 5 नंबर बिल्कुल फिक्स होता है अगर पढ़ने की बात की जाए। 7 नंबर है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये खंड काव्य है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे आप लोग किस जिले से हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। इसमें जिला वाइज होता है, जैसे कुछ जिलों को एक ग्रुप में रखा गया, कुछ जिलों में है श्रवण कुमार। ठीक है, आगे देखिए, कुछ जिलों में आगे भी कई जिले के अनुसार है। रश्मि रथी है, किसी किसी में मुक्ति यज्ञ है, त्यागपथी है, आलोक वृत्त है, सत्य की जीत है। ठीक है, तो आप में कौन सा है और आप किस जिले से हैं कमेंट कर दीजिएगा। जैसे हमारे यहाँ भैया त्यागपथी है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन रहेगा, त्यागपति खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, या फिर त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब जो आपको पता हो, अगर आपको खंडकाव्य की कथा वस्तु पता है तो संक्षेप में लिख दीजिए, नहीं तो आप त्यागपति खंडकाव्य में हर्षवर्धन जी हैं, इनका चरित्र चित्रण कर दीजिए। तो हमारे में त्यागपति है और किसके में त्यागपति है बताइएगा। ठीक है, अपने अपने जिले का नाम भी लिख दीजिएगा और जिसको जिसको पता है कि कौन सा खंडकाव्य है वो बता दीजिएगा। नहीं पता होगा तो अब कब पता करोगे, एग्जाम आ रहा है। ठीक है, तो जैसे देखिए, हम त्यागपथी वाला मान लीजिए करना चाहते हैं 4 नंबर, तो हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 7 का 4, क्योंकि हमारे में 4 वाला है तो 7 का 4 लिखेंगे। हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण हम हेडिंग डालेंगे। देखिए हम कौन सा कर रहे हैं, त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, ये वाला कर रहे हैं, तो ये हेडिंग डालना जरूरी है, तभी तो एग्जाम न जान पाएगा कि आपने ये वाला किया है। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे, हर्षवर्धन त्यागपति के नायक हैं, इस खंडकाव्य की संपूर्ण कथा का केंद्र वही है, संपूर्ण घटना चक्र उन्हीं के चारों ओर घूमता है, कथा आरंभ से अंत तक हर्षवर्धन से ही संबंध रखती है। ठीक है, जो आप में है वो आप लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए ऐसे हम हेडिंग डाल के लिख देंगे, जैसे वो हर्षवर्धन जी जो हैं वो आदर्श पुत्र एवं भाई के रूप में भी फेमस है। इस खंडकाव्य में हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई के रूप में पाठकों के समक्ष आते हैं। अपने पिता के रुग्ण होने का समाचार पाकर वो आखेट से तुरंत लौट आते हैं और यथा सामर्थ्य उनकी चिकित्सा करवाते हैं। दूसरा, देश प्रेमी, मतलब उनका चरित्र चित्रण करना है, वे कैसे हैं, कौन से स्वभाव के हैं। तो हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी है। उन्होंने छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर विशाल राज्य की स्थापना की। देश की एकता एवं रक्षा हेतु वे बड़े से बड़ा युद्ध करने से भी नहीं हिचकते थे। उन्होंने एक बड़े राज्य की स्थापना की स्थापना ही नहीं वरन धर्मपूर्वक शासन भी किया। फिर अजय योद्धा, हर्षवर्धन एक अजय योद्धा है। विद्रोही उनके तेजबल के आगे ठहर नहीं पाता, कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सका। भारत के इतिहास में महाराज हर्षवर्धन की दिग्विजय, उनका युद्ध कौशल और उनकी अनुपम वीरता स्वर्णाक्षरों में लिखी है। ठीक है, तो ये इनकी विशेषताएं हैं। आगे भी ये देखते हैं। अब देखिए ये श्रेष्ठ विचारक भी हैं, तो ऐसे लिख देंगे महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। उनका श्रेष्ठ शासक संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ में ही समर्पित है। उनका शासन धर्म शासन है। देखिए भैया थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा क्योंकि ये 12th हिंदी का पेपर है, लॉन्ग पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट में आपको करना होता है। 5वां है महान त्यागी। हर्षवर्धन महान त्यागी एवं आत्म संयमी है। आत्म संयम एवं सर्वत्र त्याग करने के कारण ही कवि ने उन्हें त्यागपति नाम से पुकारा है। धर्मपरायण, हर्षवर्धन के जीवन में धर्मपरायणता कूट कूट कर भरी हुई है। कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ निश्चयी, सम्राट हर्ष ने आजीवन अपने कर्तव्य का पालन किया। प्रारंभ में इच्छा न होते हुए भी अपने भाई के कहने पर राज्य संभाला और प्रत्येक संकटापन्न स्थिति में अपने कर्तव्य को निभाया। बस हो गया, यही है, इतना लिख देंगे आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा 50 नंबर का पेपर यहाँ पे फिनिश होता है, यानी कि खंड का हमारा फिनिश हुआ। अब खंड खा पे आते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा हिंदी संस्कृत और आपका जो हिंदी व्याकरण है और पत्र लेखन, रस छंद अलंकार और निबंध होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा खंड खा है ये संस्कृत गद्यांश से स्टार्ट हो रहा है। 7 नंबर का ये आता है। देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको 2 संस्कृत गद्यांश दिए जाएंगे, एक ये अथवा लगाकर ये दूसरा दे दिया गया। दोनों में से किसी एक का संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना। जैसे मान लीजिए हमें ये वाला पता है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पत्र पत्रकार आश्चित परमस सर्वोच्च गुणा जन सेवा आसीत यत्र कुत्रा वयम जनान दुखितान पीड़ मास्तर पश्यत तत्रयो सा शीघ्र में उपस्थिता सर्वविधम सहायश्चम करोड़। ठीक है, प्राणी सेवा अस्य स्वभाव वसित, मतलब ये महामना मालवीय पाठ से लिया गया। तो पहले खंड खा डालेंगे बड़े बड़े अक्षरों में, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 8 का का डालेंगे। देखिए खंड खा हमने डाला, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 8 का का डाला। ठीक है, फिर ऐसे लिखेंगे। देखो हम कौन सा कर रहे हैं, ये महामना विद्वान वाला, तो महामना विद्वान डॉट डॉट एवा सीत ऐसे लिख देंगे। महामना विद्वान डॉट डॉट स्वभाव एवा सीत। पहले संदर्भ लिखेंगे ये किस पाठ से है, क्योंकि इसमें लेखक नहीं होता। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है, ये संदर्भ हो गया। अनुवाद देखिए, महामना विद्वान वक्ता भाषणकर्ता धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। जहां कहीं भी ये लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सभी प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। ऐसे आपको कर देना है भैया। ये 7 नंबर बिल्कुल क्लियर, यही एक पेज लिखने से 7 नंबर आपका पक्का है, मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, तो ऐसे संदर्भ ऐसे अनुवाद कर दीजिएगा, हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए स्टूडेंट, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा देखिए, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। भैया अब श्लोक आता है पद्यांश, ये तो फिक्स है एकदम। मैंने बताया था सुभाषित रत्नानी चैप्टर को पढ़ लीजिए, बाकी चैप्टर में 1-2 श्लोक है, इसको पढ़ लीजिए, कंप्लीट नंबर। जैसे नामे रोस्ते भद्रम व उलूकस्य विशेषणम आक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम कुद्धो भविष्यति, ये है हमारा अथवा लगा है। परोक्ष कार्य हंतरम प्रत्यक्ष प्रिय वादनम वर्जिता दृश्यम मित्र विस्कुम्भम पयो मुखम, ये आपका हो गया। दोनों में से जो आपको पता है वो कर सकते हैं। जैसे ये हमारा सुभाषित रत्नानी चैप्टर से। तो पहले प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा हम डालेंगे ऐसे, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा हम कर रहे हैं ये वाला परोक्ष कार्य वाला। ठीक है, तो परोक्ष कार्य डॉट डॉट पयोमुखम किस पाठ से है, पहले संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ के साथ अनुवाद आपको करना है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद लिखेंगे, जो पीठ पीछे, देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे, परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादनम वर्जिता दृश्यम विस्कुम्भम पयोमुखम, यानी कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपर दूध लगा हो उसको छोड़ दिया जाता है। बस हो गया, इतना लिखने से आपका 7 नंबर ये भी कंप्लीट। अब आते हैं हिंदी व्याकरण वाले सेक्शन पर, प्रश्नोत्तर संख्या 9। यहां मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश, ये सब होंगे। चलिए देखते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट, ये 9 नंबर है। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर। देखिए 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 3 ये आपका हो गया, एक हमारा नेक्स्ट पेज में है, ठीक है। टोटल 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे। जैसे देखिए, तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना और नमक मिर्च लगाना। तो तलवार की धार पर चलना यानी कि बहुत कठिन काम करना, टका सा जवाब देना यानी कि साफ इनकार करना, दाल में काला होना कुछ गड़बड़ होना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, लेकिन एक ही हमें करना है। तो पहले प्रश्नोत्तर संख्या 9 डालेंगे, 2 नंबर। देखिए 4 में से एक करना है, कितना इजी है आप सोच लीजिए। तो प्रश्नोत्तर संख्या 9 हमने डाला, इसका थर्ड हम मान लीजिए कर रहे हैं, हमें थर्ड वाला पता है, दाल में काला होना। तो थर्ड, दाल में काला होना यानी कि अर्थ लिखना है पहले आपको, कुछ गड़बड़ होना, ठीक है। वाक्य प्रयोग देखिए, तुम रात भर सड़कों पर इधर उधर घूमते रहते हो, जरूर दाल में कुछ काला है भाई, ठीक है। इधर उधर घूमेंगे तो दाल में कुछ काला ही लगेगा, ठीक। तो ये आपका वाक्य प्रयोग होगा। मतलब देखिए क्वेश्चन आपका है, अर्थ लिखिए, वाक्य प्रयोग कीजिए, 2 नंबर ले जाइए, बस हो गया। इजी रहता है। ऐसे देखिए, आप पठित गद्यांश, नया टॉपिक जो हमारा है, देखिए आप पठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब आपको इतना बड़ा एक गद्यांश दे दिया गया, ये 10 का है, ठीक है। ये इसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2, 2, 4, 1, 5 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। तीनों का आंसर दीजिए, 5 नंबर ले जाइए। नहीं पता तो अथवा लगा है, ये वाला गद्यांश पढ़ लीजिए, इसके नीचे 3 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, 5 नंबर ले जाइए। तो हम चलिए, हमें मान लीजिए कि ये वाला पता है। ये कहना एक भूल है कि इच्छा, संतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है। इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसके नीचे क्वेश्चन है, तो पहले तो हम प्रश्नोत्तर संख्या 10 का डालेंगे। देखिए ये प्रश्नोत्तर संख्या 10 का इसके नीचे क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, एक एक का आंसर देखिए लिखेंगे। अब हम पहले इस तरह लिख दीजिएगा, जैसे देखिए ये कहना डॉट डॉट करके ऊपर उठ जाए। देखिए ये कहना डॉट डॉट करके उठ जाए, ताकि एग्जामिनर को पता चले आपने दोनों गद्यांश में से ये वाला किया, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का क्या परिणाम होता है। तो देखिए लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ फर्स्ट करके लिखिएगा। लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ, असंतोष आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोगवृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिलता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये वास्तव में इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोगवृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिलता है। देखिए क्वेश्चन का आंसर इसी में रहेगा, बहुत इजी है, आपको सिर्फ ढूंढकर लिखना है। दूसरा देखिए, आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख होना चाहिए। तो देखिए आदर्शों की रक्षा के लिए निस्वार्थ तथा इच्छा मुक्ति होकर धीरे धीरे साहस पूर्वक कर्म करना चाहिए एवं उन्नति को प्राप्त करना चाहिए। देखिए यहाँ पे है, दिखा देते हैं, उन्नति को प्राप्त करना चाहिए। ये देखिए, निस्वार्थ तथा इच्छा मुक्त होकर भी धीरे धीरे साहसपूर्वक कर्म करते हुए उन्नति को प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। ऐसे लिखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन है, किस ये ऊपर वाला देखिए, इच्छाओं का उद्दीतीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए ये लिखा है यहां पे थोड़ा सा, यदि साधक पदोन्नत, धन तथा सत्ता प्राप्त करता है, दो व्यक्तिगत इच्छा की तृप्ति के लिए नहीं, प्रत्युत परोपकार के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, यही है इच्छाओं का उद्दीतीकरण। तो इसको ऐसे लिख देंगे, इच्छाओं का उद्दीतीकरण का अर्थ यह है कि साधक पदोन्नत, धन तथा सत्ता दो व्यक्तिगत इच्छा की तृप्ति के लिए नहीं, प्रत्युत परोपकार के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए तथा ईश्वर की प्रसन्नता के लिए प्राप्त करता है, यही इच्छाओं का उद्दीतीकरण है। मतलब जो लिखा था वही हमने लिखा है, ठीक है। ये आपका हो गया 5 नंबर, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 11 पर आते हैं। ये देखिए, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब रहेगा। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। इसका फर्स्ट देखिए, वसन व्यसन, इसका सही अर्थ क्या होगा। इसका सही अर्थ होगा वस्त्र और आदत। तो पहले तो प्रश्नोत्तर संख्या 11 का डालेंगे, क्योंकि ये का है, ठीक है। का यहाँ पे दिखा नहीं है, लिखा रहना चाहिए, ठीक है, का, ठीक। और देखिए अभी आगे बताएंगे, फर्स्ट का हमारा सी सही है। देखिए ये फर्स्ट का कौन सा है, सी वाला, तो फर्स्ट का सी सही है, वस्त्र और आदत, ठीक है। सेकंड एक और है, एक एक नंबर का रहेगा, अंबुज, अंबुद, ठीक है। इसका सही मीनिंग क्या होगा, इसको भी, इसका भी ऑप्शन है हमारे पास। देखिए इधर, ये इसका सही आंसर क्या होगा, अंबुज, अंबुद, ठीक है। सही अर्थ क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जल और कमल होगा, यानी कि बी वाला सही है, तो हम ऐसे बी वाला टिक कर देंगे, ठीक है। ऐसे खा वाला देखिए, इसको समझते हैं। देखिए ये क्या है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के 2 अर्थ लिखिए। ये अनेकार्थी शब्द है, ध्यान से समझिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर आप लोग लिख कर आएंगे 100 में 95 प्लस लेकर आएंगे। और ऐसे ऐसे वीडियोस को आपको देखना होगा, क्योंकि ये वीडियो नहीं देखेंगे इस प्रकार के तो कैसे टॉपर बन पाएंगे। मेहनत अब करना होगा,
ठीक है, जितना भी आलस था सब कुछ छोड़ दीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। आपको 4 शब्द दिए गए हैं, किसी एक के 2 अर्थ लिखने। देखिए खा है यानी कि वो वाला का था इससे पहले वाला, जैसे हमें प्रश्नोत्तर संख्या 11 का खा डालना है, 11 का ये खा है, ठीक है। हम मान लीजिए हमें अंबर का पता है, अंबर का आकाश भी बोलते हैं, वस्त्र भी होता है, तो इसके 2 अर्थ हमने लिख दिए। 4 क्वेश्चन है, 4 में से किसी एक के 2 अर्थ लिखना है। बताइए 4 में से एक नहीं कर सकते, बहुत इजी है। तो अंबर का क्या होगा, आकाश वस्त्र, ऐसे लिख देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें गा वाला हमारा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो आंखों के सामने है उसको हम लोग प्रत्यक्ष बोलते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 11 का गा और फर्स्ट का बी सही है, सेकंड का सी सही है। तो ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 11 का गा, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, बस हो गया, ठीक है। अब 11 का घा आता है, ठीक है। वाक्य संशोधन, निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 2 नंबर का रहेगा ये। किसी 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखना, मतलब इन चारों वाक्य में गलती है, 2 को सही करके लिखो। हमने फर्स्ट और सेकंड वाला कर दिया। देखिए तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, देखिए हैं नहीं रहेगा, तुम के साथ हो रहेगा, इतनी गलती थी इसमें। देखिए इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, अनेकों नहीं रहता, अनेक रहता है, अनेक खुद में बहुवचन है, तो ये ऐसे सही करके हम लिख देंगे, 2 नंबर ये भी कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अब आता है रस छंद अलंकार हमारा। अब देखिए इसमें 12 नंबर आता है रस। देखिए वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण देते हुए परिभाषा लिखिए, 2 नंबर। तो भैया हमें हास्य रस पता है, किसी एक का लिखना है, दोनों में से ध्यान रखिएगा। हमें प्रश्नोत्तर संख्या 12 का डालना है, क्योंकि ये प्रश्नोत्तर संख्या 12 का है, ठीक है। हमें हास्य रस का पता है, तो लिखेंगे हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, आपको अस्थाई भाव के साथ लिखना है, तो अस्थाई भाव मैंने लिख दिया। जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और फंचारी भाव से संयोग करता है तो वह हास रस कहलाती है। उदाहरण देखिए, नाना वाहन नाना वेशा बिहसे स्यु समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहु। बस 2 नंबर में आपको इतना ही लिखना है, 2 नंबर में, ठीक है। अब आते हैं, रस हो गया, अब अलंकार आता है। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। तो देखिए श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा, तो 12 का खा ऐसे डालेंगे, क्योंकि ये 12 का खा है। उत्प्रेक्षा अलंकार हम जानते हैं, उत्प्रेक्षा को हेडिंग डालेंगे। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, बस हो गया। इसका उदाहरण देखते हैं। तो देखिए उत्प्रेक्षा का जो उदाहरण होगा, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गाट, मनो नीलमल सैर पर आता पिपरे प्रभात, बस हो गया, ठीक है। ऐसे 12 का गा देखिए, ये दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। मतलब दोहा या सोरठा का आप परिभाषा लिखकर उदाहरण लिखिए। देखिए दोहा, दोहा अर्ध सब मात्रिक, प्रश्नोत्तर संख्या 12 का गा डाल दीजिएगा। दोहा, दोहा अर्ध सब मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होता है। उदाहरण लिखिए, मेरी भवबाधा हरो राधा नगर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत हुई। देखिए पहला ये चरण है, ये तीसरा है, ये दूसरा और चौथा है। तो पहले तीसरे में 13 होंगी। देखिए 2 2 4, ये 2 है, 2 2 4 1 5 1 6 1 2 8 2 10 11 2 13। यहाँ पे 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13। तो पहले तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11 होना चाहिए। तो 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 11, इसमें 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 11, बस हो गया। यही हो जाएगा आपका एग्जाम्पल। ये हमारा छंद भी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 13 नंबर पत्र लेखन, 6 नंबर का आता है। देखिए बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को एक पत्र लिखिए अथवा लगा है। शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने हेतु पत्र लिखिए। तो हम लिख रहे हैं प्रश्नोत्तर संख्या 13, ऐसे लिख दीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, क्योंकि भैया 2 टॉपिक है, दोनों में से किसी एक पर पत्र लिखना है। तो शहर में फैली संक्रामक बीमारियों की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करना है। तो शहर में फैली संक्रामक बीमारी के लिए जिला अधिकारी को आवेदन पत्र, ऐसे हेडिंग डाल देना है। फिर लिखना है, देखिए सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी या जिला अधिकारी, विषय शहर में फैली संक्रामक बीमारी। फिर आपको अपना प्रॉब्लम लिखना है महोदय करके, ठीक है, जैसे सर लिखते हैं इंग्लिश वाले में, ठीक है, ऐसे महोदय। मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू, बुखार, मलेरिया, टीबी तथा पीतज्वर जैसे संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर हैं। इस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, लेकिन आवश्यक दवाइयों के अभाव से डॉक्टर उचित इलाज नहीं कर पा रहे हैं। वही डॉक्टरों द्वारा पीड़ितों को इलाज हेतु बाहर से लिखी जा रही दवाइयां इतने ऊंचे मूल्य पर मिल रही हैं जो आम लोगों के लिए बहुत से बाहर है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यथाशीघ्र समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। धन्यवाद सहित दिनांक भाव दिए, जैसे रामलाल खैर नगर, आपको नाम न लिखे तो भी ठीक है, आबादा लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक, बस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक जो है हमारा निबंध।
अब देखिए स्टूडेंट, सबसे लास्ट टॉपिक हमारा जो है आप पेपर में देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर परिभाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर का आता है। देखिए फर्स्ट है देश में बेरोजगारी की समस्या, सेकंड है आतंकवाद की समस्या और समाधान, थर्ड है वृक्षारोपण का महत्व, फोर्थ है विद्यार्थी और राजनीति, फिफ्थ है देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। 5 टॉपिक रहेंगे, किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। जैसे मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं आतंकवाद पर निबंध, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 14, ये दूसरा है तो ऐसे लिख देंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 14 का सेकंड लिख दीजिएगा आतंकवाद समस्या एवं समाधान। जब भी आप निबंध लिखें पहला हेडिंग प्रस्तावना देखिए ऐसे लिख देना। मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है, इसलिए लोगों में भय उत्पन्न करने के कुछ असामाजिक तत्व अपने नीचे स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। मतलब आपको ऐसे निबंध लिखना है, ठीक है। देखिए पहले प्रस्तावना हेडिंग रहेगा, आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग आतंकवाद का अर्थ। देखिए निबंध में मेन हेडिंग ही होता है, अगर अच्छे से लिख लिए गए हेडिंग लिखकर तो आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा। आतंकवाद का अर्थ, आखिर आतंकवाद है क्या? आतंक प्लस वाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ है आतंक का अर्थ होता है पीड़ा, डर, आशंका, ठीक है। और इसके नीचे एक डायलॉग मैंने लिख दिया है, कौन कहता है कि मौत को अंजाम होना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का पैगाम होना चाहिए, ठीक है। बस ऐसे लिख देना है। फिर आगे देखिए ऐसे आपको आगे लिख देना है हेडिंग डालकर आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, ठीक है। अब देखिए ऐसे हेडिंग डालना है आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, हमने लिख दिया आतंकवाद के बारे में। भारत में आतंकवाद कैसा है इसको भी मैंने थोड़ा लिख दिया। जिम्मेदार कौन है इसका, इसको भी मैंने लिख दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे हेडिंग करके आपको लिख देना है। फिर देखिए और आपको हेडिंग डालना है आतंकवाद के विविध रूप, ठीक है। ऐसे हेडिंग डाल देना है। देखिए भैया इसको कम से कम आपको 250-300 वर्ड में मिनिमम लिखना होगा, थोड़ा अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हेडिंग डाल के आपको लिखना है ताकि फुल में फुल मार्क्स मिले। फिर देखिए आपको हेडिंग डाला है आतंकवाद का समाधान, इसका समाधान हम कैसे करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा जो मैंने लिखा है। फिर लिखना है उपसंहार, ठीक है। ये लास्ट में उपसंहार, मतलब सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग, फिर लास्ट में उपसंहार जरूर होना चाहिए। बीच में आपको हेडिंग डाल के लिख देना है। और ये बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर क्या हम बुक से याद करें वही जाकर लिखें। देखिए याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको भैया अपनी तरफ से लिख देना है। हेडिंग अच्छे से आपको डालना होगा तभी आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे आपको पूरे हिंदी की कॉपी लिखनी है। यहाँ पे हमारा हिंदी का कॉपी फिनिश होता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट इस तरह अगर आप लोग 22 फरवरी को हिंदी की कॉपी लिख कर आएंगे तो यकीन मानिए 100 में 100 आप लेकर आएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 में 90, 92, क्योंकि आपका हमेशा टारगेट सबसे ऊपर होना चाहिए, पीक पर, ठीक है। 100 में 100 मुझे लाना है। तो पूरी कॉपी मैंने आपको बताया, बहुत टाइम लगा इसको लिखने में और आपको बताने में। तो आप लोग सिर्फ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी मेहनत सफल हो। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कमेंट में ये भी बता दीजिएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।